गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो लेक्चर बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र और हमारा टॉपिक है आज व्यवस्थापिका के संदर्भ में आधुनिक प्रवृत्तियाँ, मॉडर्न ट्रेंड्स इन रेफरेंस विद लेजिस्लेचर। दो महत्वपूर्ण आधुनिक प्रवृत्तियों की बात हम यहाँ कर रहे हैं। पहली जो व्यवस्था है प्रदत्त व्यवस्थापन। प्रदत्त व्यवस्थापन का मतलब है कि कानून निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका का है, परंतु कानूनों की बढ़ती हुई जटिलता, व्यवस्थापिका के सदस्यों का विशेष योग्यताधारी न होना, समय का अभाव आदि ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से कानून निर्माण का कार्य आजकल व्यवस्थापिका नहीं कार्यपालिका करने लगी है। कार्यपालिका जिसका काम कानून लागू करने का है, वही कानून की एक मोटी मोटी रूपरेखा बना करके व्यवस्थापिका को दे देती है और व्यवस्थापिका उसे तुरंत पास कर देती है और वो कानून बन जाता है। इस व्यवस्था को प्रदत्त व्यवस्थापन कहा जाता है। दूसरा जो प्रवृत्ति की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर कि व्यवस्थापिका की सत्ता का पतन। इसका मतलब है कि व्यवस्थापिका का जो महत्व, जिसकी चर्चा हमने इससे पूर्व वाले वीडियो लेक्चर में की है कि व्यवस्थापिका कितनी महत्वपूर्ण है और व्यवस्थापिका कितने महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देती है। तो व्यवस्थापिका की जो महत्ता है वो दिनों दिन कम होती जा रही है। जैसा कि हमने व्यवस्थापिका के कार्यों के अंतर्गत देखा था कि व्यवस्थापिका विचार विमर्श कर रही है, संविधान संशोधन कर रही है, कानून निर्माण का काम कर रही है, निर्वाचन कर रही है, न्याय संबंधी कार्य कर रही है, जन अभिव्यक्ति का माध्यम हमने इसे करार दिया था। परंतु पिछले 25-30 वर्षों का यदि हम विश्लेषण करें तो निश्चित रूप से सभी देशों में, सभी लोकतांत्रिक देशों में व्यवस्थापिका की जो महत्ता है वो कम हो रही है। इन दो प्रवृत्तियों की चर्चा हम इस लेक्चर में कर रहे हैं। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं लॉर्ड ब्राइस की किताब जिसका नाम है मॉडर्न डेमोक्रेसीज। उसमें उन्होंने व्यवस्थापिकाओं का रोग निदान में उन कारणों की खोज करने का प्रयास किया जिनसे व्यवस्थापिका पीड़ित होकर पतन की ओर जा रही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है एस्पेक्ट जो है वो लॉर्ड ब्राइस ने बताया कि व्यवस्थापिका पतन की तरफ क्यों जा रही है। मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक में उन्होंने लिखा है और उसमें उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु लिया है वो लिया है प्रदत्त व्यवस्थापन कि कानून निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका से हाईजैक हो कर लिया गया है, उसका अतिक्रमण कार्यपालिका कर रही है। इस वजह से कार्य व्यवस्थापिका का महत्व कम हो रहा है। यहाँ तक कि निर्वाचन करने में जैसे स्विट्ज़रलैंड में चाहे मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चुनाव हो, वहाँ के सेनापति का चुनाव हो, न्यायाधीशों का चुनाव हो, वो सब काम व्यवस्थापिका द्वारा किए जाते हैं, परंतु उस पर कंट्रोलिंग जो है वो कार्यपालिका की होती है। इसी तरह भारत में भी अगर हम देखें तो व्यवस्थापिका कार्यपालिका की ही भाषा में बात कर रही है। अमेरिका और इंग्लैंड में भी इस प्रकार की प्रवृत्तियां देखने को मिली हैं। इस वजह से व्यवस्थापिका की सत्ता कमज़ोर हो रही है। केसी वियर ने लिखा है कि व्यवस्थापिका ने अपनी शक्तियां, कार्यकुशलता व सम्मान को बनाए रखा हो या इनमें वृद्धि तक कर ली हो ऐसा संभव है, फिर भी उनका अन्य संस्थाओं से सापेक्ष रूप में इन सभी पहलुओं में पतन हुआ है। यानी केसी वियर कह रहे हैं कि व्यवस्थापिका की शक्तियों में, उसकी कार्यकुशलता में और उसके सम्मान में कमी आई है। तो ये कमी का जो
वजह है वो मैंने आपसे कहा कि इसके पीछे बहुत बड़ा जो इशू काम कर रहा है वो है कार्यपालिका का अतिक्रमण। अब हम बात कर रहे हैं कि व्यवस्थापिका का पतन क्यों हो रहा है। कुछ सामान्य कारण लॉर्ड ब्राइस ने बताया, उसके अलावा कुछ सामान्य कारण पर चर्चा हम कर रहे हैं। उसमें पहला बिंदु है कार्यपालिका के कार्यों में अभूतपूर्व वृद्धि। जो कार्यपालिका है वो अब परंपरागत काम नहीं करती बल्कि आर्थिक नियोजन और योजनाओं के संचालन का मुख्य दायित्व भी कार्यपालिका का हो गया है। इसलिए लगभग 90-95% विधेयक जो हैं वो कार्यपालिका द्वारा ही तैयार किए जाने लगे हैं। दूसरा हमारा बिंदु है प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा। इस पर मैं चर्चा पहले कर चुका हूँ, फिर भी एक बार वापस आपको बता दूं कि कार्यपालिका द्वारा आंशिक रूप से नियम निर्माण की शक्ति का प्रयोग करना इस बात की पुष्टि है कि विधानमंडल सारे कानून या कम से कम सभी महत्वपूर्ण कानून बनाने का कार्य भी नहीं करते हैं। व्यवहार में कार्यपालिकाएं ही अनेक कानून का निर्माण करने लगी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेडियो और टेलीविज़न। संचार के आधुनिक साधनों के विकास ने कार्यपालिका अध्यक्ष को जनता के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब कार्यपालिका संसद की परवाह किए बिना सीधा जनसंपर्क व जनता से आमना सामना कर सकती है। फ्रांस के राष्ट्रपति डिगॉल, अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन, भारतीय प्रधानमंत्री रहे श्रीमती इंदिरा गांधी और वर्तमान प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी ने अपने कार्य करने से ये बतलाया कि टेलीविज़न आदि साधनों का उपयोग कर जनमत को अपने पक्ष में कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट है विशेषज्ञों की परिषद और समितियों का विकास। आजकल विधेयकों का प्रारूप तैयार करने से लेकर समिति स्तर तक विशेषज्ञों की सलाह ली जाती है और उसके बाद संबंधित विषय विधानमंडल में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अगर विधायक उस पर प्रश्न करते हैं या उसमें संशोधन प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें ये कहकर हताश कर दिया जाता है कि इस पर विशेषज्ञों, सलाहकारों और संबंधित विभागों द्वारा बारीकी से विचार और छानबीन की जा चुकी है। तो जब विशेषज्ञ की बात आ जाती है तो व्यवस्थापिका के सदस्य अपने आप को उसके सामने गौण मानते हैं और वो उस पर किसी प्रकार का प्रश्न खड़ा करना उचित नहीं समझते। नेक्स्ट पॉइंट है सेनाओं पर कार्यपालिका का नियंत्रण। राज्य का मुख्य कार्यपालक ही सर्वोच्च सेनापति होता है। देश की सैन्य शक्ति के संचालन में वह करीब करीब पूर्ण स्वतंत्र होता है। इस कार्य में व्यवस्थापिका कुछ कर ही नहीं सकती है। अतः युद्ध या सैनिक संकटों व मुठभेड़ों में कार्यपालिका सर्वे सर्वा हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में तुरंत निर्णय की आवश्यकता होती है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ने वियतनाम युद्ध के संचालन में कई बार कांग्रेस की अवहेलना की थी। तो कार्यपालिका की शक्ति में आणविक व अन्य विनाशक अस्त्र शस्त्रों के विकास के कारण और भी वृद्धि हो गई है। तो सेना पर जब नियंत्रण कार्यपालिका का है तो व्यवस्थापिका निश्चित रूप से अपने आप को उसके सामने गौण ही समझती है। नेक्स्ट पॉइंट है विदेश संबंधों की प्रधानता। ऐसा कहा जाता है कि जो जो देश विदेशी मामलों में उलझता जाता है त्यों त्यों कार्यपालिका शक्तिशाली होती जाती है। विदेश संबंधों के संचालन का कार्य अपनी प्रकृति से ही ऐसा है कि इसमें व्यवस्थापिकाएं यदा कदा ही अपनी भूमिका निभा सकती है। नेक्स्ट है सकारात्मक राज्य का उदय। यहाँ पर इसका मतलब है कल्याणकारी राज्य जो जनता की भलाई के लिए अधिक से अधिक कार्य करता है, जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, जनता को हर चीज़ तुरंत और सही सही समय पर मिले, इसकी जिम्मेदारी कार्यपालिका को ही निभानी होती है। और इसलिए कार्यपालिका का कार्य क्षेत्र जो है बहुत अधिक विस्तृत हो गया है और कार्यपालिका का कार्य क्षेत्र विस्तृत हो जाने से उसने एक कह सकते हैं हम एक उसका महत्व भी जो है वो व्यवस्थापिका के मुकाबले ज़्यादा बढ़ गया है। लिप्सन ने इसके बारे में कहा भी है कि राज्य के कार्यों में प्रत्येक वृद्धि ने कार्यपालिका के कार्यों और शक्ति में वृद्धि की है। नेक्स्ट पॉइंट है बड़े बड़े अनुशासित दलों का विकास।
व्यवस्थापिका की शक्ति को कार्यपालिका ने सही अर्थों में राजनीतिक दल के माध्यम से छीना है। दल के समर्थन के आधार पर कार्यपालिका व्यवस्थापिका से सब कुछ करा लेती है। इसी कारण संसदीय प्रणाली प्रधानमंत्रीय प्रणाली में परिवर्तित होती जा रही है। आजकल जो है हम देखते हैं कि कोई सदस्य अगर किसी बात से सहमत ना हो तो भी राजनीतिक दल की सदस्यता के आधार पर उसे उसका समर्थन करना पड़ता है या मौन रहना पड़ता है। नेक्स्ट है व्यवस्थापिका में साधारण योग्यता के व्यक्तियों की भरमार, क्योंकि व्यवस्थापिका में जो प्रथम सदन है वो लोकप्रिय व्यक्तियों से ही भरा होता है। द्वितीय सदन में भी जो है वो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि अनुभवी और गुणीजनों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता, वह विशेष योग्यता नहीं रखते हैं। और वर्तमान समय में जिस तरीके से कानूनों की जटिलता बढ़ रही है, साधारण योग्यता के जो सदस्य हैं वह उन समस्याओं या उन जटिलताओं को नहीं समझ सकते, इसलिए वो इस पर या तो मौन रहते हैं या उसको बिना चर्चा के ही पास कर देना उचित समझते हैं। नेक्स्ट है व्यवस्थापिका पर मंत्रिमंडल का हावी होना, क्योंकि सत्ता के आधार पर जो है संसदीय प्रणालियों में मंत्रिमंडल का निर्माण व्यवस्थापिका में से होता है और व्यवस्थापिका के प्रति ही मंत्रिमंडल उत्तरदायी भी होता है, किंतु व्यवहार में अपने बहुमत के बल पर और दलीय अनुशासन के नाम पर सत्तारूढ़ मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका पर हावी रहता है। वर्तमान समय में व्यवस्थापिका द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पास कर कार्यपालिका को पदच्युत करने की शक्ति का प्रयोग तो कम ही होता है, इसकी तुलना में मंत्री परिषद और व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन को विघटित करने की शक्ति को ही अधिक उपयोग किया जाता है। तो इन बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका की शक्तियाँ कम हो रही हैं, व्यवस्थापिका की कार्यकुशलता में दिन पर दिन कमी आ रही है और व्यवस्थापिका का सम्मान भी दिनों दिन घटता जा रहा है, जिसके मुकाबले कार्यपालिका जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है। अब व्यवस्थापिका के हमने ये जो दो वीडियो लेक्चर सुने हैं, इस संदर्भ पे हम कुछ प्रश्न पर चर्चा करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है सरकार किसे कहते हैं। तो अगर ये प्रश्न 2 नंबर का एग्ज़ाम में आता है तो आप इसमें इसका उत्तर लिख सकते हैं कि सरकार एक ऐसी एजेंसी या एक ऐसा संगठन है, ऐसी संस्था है जो राज्य की इच्छाओं की अभिव्यक्ति करती है। नेक्स्ट है सरकार के प्रमुख अंग और कौन कौन से हैं। सरकार के 3 प्रमुख अंग बता सकते हैं आप, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून लागू करती है और न्यायपालिका न्याय करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन है मॉडर्न डेमोक्रेसीज के लेखक का नाम बताइए। तो अभी हमने इसी लेक्चर में चर्चा की, लॉर्ड ब्राइस जो हैं उन्होंने पुस्तक लिखी है मॉडर्न डेमोक्रेसीज। इसी पुस्तक में इन्होंने व्यवस्थापिका के पतन की बात की है, डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर पर डिस्कस किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में व्यवस्थापिका का द्वितीय सदन प्रथम सदन से अधिक शक्तिशाली है। तो इस प्रश्न को समझें पहले तो कि व्यवस्थापिका के 2 सदन हैं, उसमें से प्रथम सदन ही शक्तिशाली होता है। जैसे भारत में लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली है, इंग्लैंड में जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वो लॉर्ड सभा के मुकाबले ज़्यादा शक्तिशाली है। परंतु अमेरिका में जो कांग्रेस है, अमेरिका की कांग्रेस मतलब वहाँ की व्यवस्थापिका का नाम है कांग्रेस, तो उस कांग्रेस जो 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, तो प्रतिनिधि सभा प्रथम सदन है, सीनेट द्वितीय सदन है, लेकिन सीनेट जो द्वितीय सदन है वो प्रथम सदन के मुकाबले ज़्यादा शक्तिशाली। सेकेंड ईयर में जब हम अमेरिका का संविधान पढ़ेंगे तो उसमें हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि व्यवस्थापिका जो सीनेट है वो कैसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो इस वीडियो को आपने ध्यान से सुना, देखा, धन्यवाद।